दोस्तों नमस्कार। ये रास्ता 10 जनपद का है जो 24 अकबर रोड में आकर मिल जाता है। और ये जहाँ पर खड़े हैं, जिस पटरी पर चल रहे हैं, इस पटरी पर अनेकों मौक़ों पर इस देश की सियासत चली है। और राजनीतिक तौर पर ऐसे चुनाव बहुत कम होते हैं जब इस देश की सत्ता बदलती हुई देखी जाए और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस देश की राजनीति के बीच में आकर खड़ी हो जाए। भारत की राजनीति में ऐसे मौके इससे पहले कभी नहीं आए होंगे कि कांग्रेस सबसे कमज़ोर और एक झटके में कांग्रेस के राजनीतिक परिवर्तन या कहें ट्रांसफॉर्मेशन जो राहुल गांधी ने करके दिखला दिया और इस देश को नंगे पांव चलकर लोगों को जोड़ते हुए एक साथ 3 संदेश दे डाले कि भारत की राजनीति को बदलना है तो इस देश की जड़ों को पहचानना होगा। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इससे पहले कभी भी जातीय समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय नहीं चलती थी। लेकिन राजनीति का मुकद्दर देखिए, एक ऐसे वक्त में एक सबसे मजबूत सरकार जो सोच रही थी तीसरी बार फिर आ जाएंगे, जो सोच रही थी कि राजनीतिक तौर पर उसने जो भी किया सही किया, लेकिन ये कहाँ किसी को पता था कि जनता जब करवट लेती है तो बड़ी बड़ी सत्ता डोलने लगती है। और डोलती हुई सत्ता के लिए एक ही दौर में राहुल गांधी की मौजूदगी, राहुल गांधी की पदयात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, ये सारे सवाल हो सकता है आपके जहन में बहुत सारे सवालों को जन्म दे दें। लेकिन हमें लगता है कि आज जिस तस्वीर को हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं वो भारत की राजनीति के बदलते हुए पन्नों की एक ऐसी कहानी है जो इससे पहले इस देश ने कभी नहीं देखी। इंदिरा गांधी का दौर देखा, राजीव गांधी का दौर देखा, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी की जड़ों पर, जहां पर आरएसएस है, जहां पे सावरकर है, उस पे सीधी चोट इस दौर में कांग्रेस ने की हो। मंडल कमंडल से निकली हुई राजनीति को अपने साथ कांग्रेस ने ही आत्मसात कर लिया। ये कहाँ किसने सोचा था? और यह भी कहाँ सोचा था कि इस देश के भीतर में नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संभाले हुए व्यक्तियों को ईडी के कटघरे में लाया जाएगा? ये किसने सोचा था कि इस दौर में सियासत उस आश्रय चलेगी जहां पर इस देश की नौकरशाही घुटने टेक दे, इस देश का मीडिया रेंगने लगे, इस देश की अदालतें चौखट पर बैठ जाएं और न्याय की प्रतीक्षा में ये देश बार बार टकटकी लगाए हुए कांग्रेस या कहें राहुल गांधी की तरफ देखने लगे। शायद इसीलिए पहली बार न्याय यात्रा शब्द जो निकल कर आया, इस देश में हक का सवाल था, न्याय का सवाल था, उससे जुड़े मुद्दों का सवाल था। और शायद इसीलिए इस हेडक्वार्टर में कई मौक़ों पर आना हुआ है। और इस हेडक्वार्टर को लेके एक सवाल बार बार रेंगता था कि बीजेपी या मोदी सरकार ये नहीं चाहती है कि कांग्रेस इस देश के भीतर मौजूद भी रहे। यहाँ तक कि हेडक्वार्टर को भी छीनने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। यानी किसी भी देश की राजनीति में सबसे पुराने राजनीतिक दल यानी कांग्रेस का अस्तित्व मिटा दिया जाए, जिसने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अगुवाई की हो। क्या कोई सोच सकता है? क्या वाकई कोई सोच सकता है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर जिस देश की राजनीति को लोगों से जोड़कर इस देश ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कालखंड को देखा हो, उस पूरे के पूरे चैप्टर को ही मिटा दिया जाए? क्या ये कोई मानने को तैयार होगा? नहीं होगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कांग्रेस की कहानी जो आने वाले वक्त में भारत की उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने जा रही है जिस पर सवार होकर बीते 10 बरस में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और इस देश के भीतर में बैठा हुआ कॉरपोरेट एक ऐसे नेक्सस को जन्म देता है जो नेक्सस भारत की राजनीति में सारे चैप्टर को बंद करके भारत की राजनीति को ही इस देश के भीतर रहकर लूटने की प्रक्रिया को शुरू कर दे। सामान्य तौर पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। मोरारजी देसाई भी इमरजेंसी के बाद आए थे, लेकिन तब भी कॉरपोरेट के लिए उन्होंने इस तरीके से अपने दरवाजे नहीं खोले थे। इस देश के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, लेकिन उन्होंने भी कभी भी समझौता नहीं किया। लेकिन ये कहाँ किसे पता था कि एक व्यक्ति अपनी छवि को कुछ इस तरीके से बढ़ाता चले जाए कि भारत की राजनीति के बीच में
उसी शख्स के इर्द गिर्द ना सिर्फ इस देश की अंदरूनी राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की पहचान भी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटने लगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्व गुरु बनाने का सपना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 2047 में भारत को विकसित कर देने का ख्वाब, इस देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देने की सोच, और दूसरी तरफ राहुल गांधी इस देश में नंगे पांव चलते हुए रोटी का सवाल उठा रहे थे। इस देश में जाति समीकरण के आश्रय जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, वो दलित है, वो आदिवासी है, वो ओबीसी है, वो अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी भी सरकार को शर्म नहीं आई। और ये शर्म शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार इस देश के किसी समुदाय विशेष ने अपने वोट सिर्फ इसलिए दिए कांग्रेस के लिए, इसलिए दिए सिर्फ इंडिया को लेकर क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसका हक खत्म किया जा रहा है, उसको जिंदगी जीने के लिए मुश्किल हालातों के सामने खड़ा किया जा रहा है। ये कहाँ संभव था कि मंडल कमंडल से निकली हुई राजनीति में उत्तर प्रदेश के भीतर ब्राह्मण समाज भी बीजेपी के खिलाफ हो जाए? ये कहाँ संभव था कि मायावती का वोटर ये मान ले कि मायावती को दबाने के लिए बीजेपी ने राजनीति अपनी करनी शुरू कर दी, और वह वोटर जो जातीय समीकरणों के आश्रय कभी यादवों के साथ खड़ा नहीं होता था, वो झुंड के झुंड समाता चला गया। भारत की राजनीति में ऐसे क्षण कभी देखने को मिलेंगे नहीं। इससे पहले कोई मुद्दा रेंगता था, और याद कीजिए 2014 उम्मीद नरेंद्र मोदी ने जगाई थी, इससे इनकार कोई नहीं करेगा, और तब भी हम इस मुख्यालय में आए थे, यहाँ पर उस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था। और 2019 में सेना के आश्रय जिस राष्ट्रवाद को इस देश की सरकार ने खड़ा किया, उसमें लोग ये मानने लगे कि शायद नेशनलिज्म यही होता है। लेकिन पहली बार हम ये पहली बार शब्द सिर्फ इसलिए बार बार उपयोग में ला रहे हैं कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी। इंदिरा गांधी ने भी नहीं सोचा था कि भारत में जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग का वो पैमाना उसकी 2 पीढ़ी के बाद कांग्रेस को इस तरीके से एक झटके में इस देश के भीतर वोट मैटर नहीं करते हैं। अब इस देश की शिराओं में राहुल गांधी की राजनीति अगर दौड़ने लगी है, यानी दिलों की धड़कन अगर राहुल गांधी के चलने से बढ़ जाए और चलने से सत्ता की धड़कनों पर रोक लगने लगे, तो जरा कल्पना कीजिए ये कौन सी राजनीति है और कौन सी दिशा है। कई मौके निकलकर हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार था नेहरू गांधी परिवार की विरासत को खत्म करने की साजिश इस देश में मौजूदा 10 बरस के भीतर रची गई। पहली बार इस देश के भीतर में झूठ फरेब हो, जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर वोटों का समीकरण क्यों ना बनाने की कोशिश की गई हो। सारे पैमाने खोल दिए गए, सारे छत्रपों को खत्म करने की परिस्थितियां खड़ी कर दी गई, और पहली बार ऐसा मौका इस देश के सामने आया जब इस देश की मीडिया की साख भी मौजूदा सरकार ने खत्म कर डाली। यानी एक ऐसा वातावरण बना दिया गया कि नौकरशाही वाकई जो सोचती वो मोदी के लिए ही सोचती। इस देश की ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ इस देश के भीतर में लोकतंत्र के तमाम अधिकार जो भी पिलर्स हैं, वो जो सोचते थे सिर्फ इसीलिए सोचते थे कि सरकार मौजूद रहे, और होते होते मनोवैज्ञानिक तरीके से इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को एक ऐसी घुट्टी पिला दी गई जहां पर वो सोच ही नहीं पाई कि वो क्या परोस रही है। इसीलिए 72 घंटे पहले जो एग्जिट पोल आया, उससे बड़ा दगाबाजी इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर, मीडिया के तौर पर इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन तब संपादकीय पन्ने खाली छोड़ दिए गए थे। यानी मीडिया जानती थी कि सवाल नहीं कर सकते हैं तो अपना विरोध तो कम से कम जता सकते हैं, लेकिन इस दौर में तो मीडिया का धर्म था कि वह सवालों को पूछे। जिसने भी सवाल पूछा मौजूदा सत्ता ने उसे हाशिए पर ढकेल दिया। और हमें ये सारी चीज़ें इसलिए भी याद आती है क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर एक वक्त सोनिया गांधी की मौजूदगी बाखूबी हुआ करती थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उस परिस्थिति में बार बार ये सवाल उठता रहा कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। और सोनिया गांधी ने उस दौर में चाहे मनरेगा का सवाल हो,
चाहे राइट टू फूड का सवाल हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का सवाल हो, यानी राजनीतिक सत्ता पर एक समानांतर तरीके से एक ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई जिससे कोई भी सत्ता ऐसी ना हो जाए कि उसकी पकड़ा ना जा सके। लेकिन आज का दिन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार सवाल इस चुनाव में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ का नहीं है, यह सवाल डेमोक्रेसी का है, यह सवाल इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का है। और कौन सोच सकता है कि भारत के भीतर चुनावी राजनीति में दांव पर बाबा साहब अम्बेडकर होंगे? किसने सोचा था कि इस देश की राजनीति में संविधान खत्म करने की बात राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उफान पकड़ लेगी? ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। और यह भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि लोकतंत्र के मतलब मायने अगर इस तरीके से बदल रहे हैं तो फिर भारत का लोकतंत्र उस जनता को संभालना है जिस जनता को पहली बार कांग्रेस हो या फिर पूरा इंडिया गठबंधन है। ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे रैलियों के दौर में समूचा इंडिया गठबंधन जनता के पीछे आकर खड़ा हो गया। यानी एक ऐसी राजनीति हो रही थी जिस राजनीतिक तले पहली बार जनता चुनाव लड़ रही थी। और जनता जब करवट लेती है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं के तख्त कैसे उड़ जाते हैं, यह सब कुछ नजारा है। अब सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार जो बनाने की दिशा में एनडीए कदम बढ़ा रही है उसको लेकर रणनीतिक तौर पर वह कौन से समीकरण साधे जाएंगे? और इस देश के भीतर कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में जो सर्वाइवल की परिस्थितियों को मुश्किल में डाल दिया गया है, अब उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ जा सके। वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं, वह इस देश के कोई भी छत्रप हो सकते हैं, क्योंकि सभी की राजनीति इस दौर में हाशिए पर ढकेल दी गई। और कांग्रेस मुख्यालय के भीतर कार्यकर्ताओं का रेला, कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया की मौजूदगी, कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं की मौजूदगी, कांग्रेस मुख्यालय के भीतर जो खास तौर से जिस विचारधारा को लेकर इससे पहले चिंतन मनन होता था वो पहली बार बदल रहा है। और पहली बार उन सवालों को कांग्रेस हाथ में लेने को तैयार है जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अक्सर मुंह को दूसरी तरफ कर लेती थी। वो नहीं मानती थी जाति की राजनीति, वो जानती थी वोटों के समीकरण और वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर कैसे राजनीति को साधते हैं दूसरे राजनीतिक दल। पहली बार ये तमाम परिस्थितियां बदली हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस की राजनीति ने करवट ली, जिसको राहुल गांधी ने करवट लेने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए राज्य दर राज्य आखिर में जरा परखने की कोशिश कीजिए। दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, वहां पर बीजेपी को आईना दिखा दिया गया। उसके बाद बढ़िएगा राजस्थान में बीजेपी को आईना दिखा दिया गया। उससे बाद अगर आप परखिएगा तो उसके बाद महाराष्ट्र में आईना दिखा दिया गया, उसके बाद कर्नाटक में दिखा दिया गया। और ये परिस्थिति इस देश के 16 राज्यों में निकल कर आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का पूरा किला कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चल रही थी वह भी ढहढहाने लगा। और शायद आखिर के दो सबसे बड़े सवाल हैं। पहली बार इस देश ने खुद को राजनीतिक सत्ता तले खोखला होते हुए देखा। उसने देखा कि कॉरपोरेट के नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है और राजनीतिक तौर पर इसीलिए 16 लाख करोड़ भी मुद्दा हो सकता है, कॉरपोरेट को पैसा देना भी मुद्दा हो सकता है, किसानों की कर्ज माफी भी मुद्दा हो सकती है, उनके न्याय और हक के सवाल भी मुद्दा हो सकते हैं। और उस राजनीति को साधते हुए इस देश के तमाम छत्रपों को एक साथ लेकर चलने का जो फितूर कांग्रेस ने अपनी राजनीति के जरिए राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू किया, इस हेडक्वार्टर को चाहे छीन ले बीजेपी, लेकिन इस हेडक्वार्टर के नाम इतिहास का एक पन्ना दर्ज हो गया। और वो पन्ना भारत की सबसे ताकतवर सत्ता को डिगाने का कदम है। छोटे से कमरे में बैठकर यहाँ मीटिंगें चलती थी, इतनी कुर्सियां नहीं होती थी जितने नेता हो जाते थे, कभी चाय कम पड़ जाती थी, कभी पानी नहीं मिलता था। और उन सब के बीच भी चाहे वो पानी देने वाला शख्स हो चाहे चाय पिलाने वाला शख्स हो, सब कोई आकर बैठते थे एक साथ और राजनीतिक तौर पर मंथन होता था इस जगह पर
कि किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ना है, और कांग्रेस का ये आगे बढ़ना ही सबको कैसे जोड़ता चला गया और एक झटके में भारत की राजनीति को बदलने का जो पाठ राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए लिख रहे थे, उसका जो सबसे बड़ा संदेश था, अगर राहुल गांधी कहीं रुक जाते, वो चलते नहीं, तो फिर यकीन जानिए उनकी गिरफ्तारी होती, उनको केसेस में फंसाया जाता, उनको अलग अलग अदालतों में पेश होना होता। इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी जिस रास्ते राजनीति को नापते थे, उस राजनीति के तहत वो ये मान कर चलते थे कि रुकना नहीं है, लोगों से मिलते रहना है, और यही संवाद भारत की राजनीति को एक नए ऐतिहासिक तौर पर लिखेगा। और देखिए, 4 जून की राजनीति ने इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कोई सोच सकता था मोदी और अमित शाह के बाद भी कोई होगा? क्या वाकई कोई सोच सकता था कि कहा जाएगा चंद्रबाबू नायडू को आप जुगाड़ कीजिए? क्या कोई सोच सकता था कि दिल्ली में बैठे हुए ये सत्ताधारी जीतन राम मांझी से बात करेंगे जो 1 सीट लिए हुए हैं? क्या सोच सकते थे कि नीतीश कुमार के यहाँ बार बार टेलीफोन लगाया जाएगा और नीतीश कुमार टेलीफोन नहीं उठाएंगे? क्या कोई सोच सकता था इस देश की राजनीतिक सत्ता जब घुटनों के बल आई तो भी सत्ता में रहने के लिए वो मचल रही है? भारत की राजनीति ने हर स्वर्णिम काल को बाखूबी देखा है, लेकिन जब जब जनता को दबाया गया, जब जब जनता को हाशिए पर ढकेला गया, तब तब कैसे इस देश की जनता खड़ी होती है और वही राह दिखाती है, इसका पाठ हर किसी ने पढ़ा। और मौजूदा वक्त में शायद कांग्रेस के लिए यही वो पाठ सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पाठ के आसरे भारत की राजनीति बदल रही है। सिर्फ आप इंतजार कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि इस बदलती राजनीति के नायक राहुल गांधी हैं। इस बदलती हुई राजनीति में पहली बार अपने आप के राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ी हुई ये कांग्रेस है, और पहली बार इस देश के क्षत्रप जो अलग अलग मुद्दों के आसरे चाहे राजनीति को साधने निकले हों, चाहे सत्ता को साधने निकले हों, लेकिन वो जान गए हैं कि मौजूदा सत्ता से टकराना है तो कंधे से कंधा मिलाकर इस राजनीति को साधना होगा। और शायद यही वो वजह है जिसने 4 जून को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के हर चैप्टर को बदल डाला है। और शायद इसीलिए एक बार इस हेडक्वार्टर को देख लीजिए। राजनीतिक तौर पर इस हेडक्वार्टर को छीनने की जिक्र बार बार हुआ है, अलग अलग कमरों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिस्थितियों में, छोटे छोटे कमरों में बैठकर यहाँ पर चिंतन मनन लगातार होते रहता है। लेकिन ये किसने सोचा था कि इतने तरीके और सलीके से इस दौर में एक ऐसी राजनीति गढ़ी जाएगी जो भारत के अलग अलग संप्रदाय हों, समुदाय हों या राजनीति करने वाले हों, सबको एक साथ जोड़ देगी। राजनीति का ये हिस्सा अपने आप में एक अनकही कहानी कहता है, और उसी का पाठ आज 24 अकबर रोड कांग्रेस हेडक्वार्टर में जीतता जागता नमूना है। और शायद ये शोर इस बात का घोतक है कि अगर राजनीति चलेगी तो शायद इसी रूप में चलेगी, और कोई भी अपने तौर पर इस राजनीति को साधने की कोशिश ना करे, ये ना सोचे कि राजनीति वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, क्योंकि इस बार जनता हालात बदल रही है। और शायद यही सबसे बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।